जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो दोस्तों जो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 8/10/2018 को। शिफ्ट नंबर 3 का साइंस का हम पेपर आपके सामने आज डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो है साइंस का क्लास नंबर 16 है। इसके पहले सारा हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बाकी देख सकते हैं। वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया है किसी कारणवश से, लेकिन आप कोशिश रहेगा कि कंटिन्यू वीडियो साइंस का डाला जाए। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके आप हमारी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, यानी कि इसके पहले भी शिफ्टों में पूछा गया था कि देश पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का हम उभयचर कहते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा जो ब्रायोफाइटा है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है ये स्थल और जल दोनों में ही उगता है, इसीलिए इसको जो है उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है दोस्तों कि पादप जो ब्रायोफाइटा होता है इस पौधे में जो होता है संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है? जो कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक बोलते हैं उसको। ये इसमें जो होता है इस चीज का अभाव होता है। इसमें प्रजनन की क्रिया जो होता है दोस्तों वो जेमा के द्वारा होता है। और पृथ्वी पे उगने वाला जो पहला पादप था वो मोस था, जो मोस यानी कि काई, जिसे हम आम भाषा में काई कहते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही उसको रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो स्फेगनम ब्रायोफाइटा है इसमें खास बात इसकी यह है कि ये अपने से भार, अपने जितना इसका भार है अपने के भार से ये लगभग 17 गुना अधिक पानी को सोख सकता है। साथ ही दोस्तों स्फेगनम के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि स्फेगनम का प्रयोग जो होता है वो ईंधन और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये ब्रायोफाइटा से संबंधित इतनी बातें यदि आप रख लेते हैं तो बनने वाले सारे क्वेश्चन जो है आपको ब्रायोफाइटा से याद हो जाएगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप ब्रायोफाइटा का पिक्चर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। यानी कि जो ध्वनि की गति है वो किसके ऊपर निर्भर करता है ये बताना है। देखिए दोस्तों ध्वनि की गति जो है ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा, जो माध्यम की प्रकृति है उसके हिसाब से करता है। आपको पता है दोस्तों माध्यम जो होता है वो ठोस भी हो सकता है, यानी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है, गति होता है, वो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो ठोस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। जबकि निर्वात में क्या होता है दोस्तों, जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, उसमें ध्वनि जो होता है गति नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि होता है क्या है दोस्तों? ध्वनि जो है एक कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर क्या होती है, गमन करते यानी संचारित होती है। लेकिन ध्यान रखिए जब हम ध्वनि शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम उसी कंपन को ध्वनि कहते हैं जिसे कि हम सुन सकते हैं। यानी कि जिस कंपन को हम सुन सकते हैं वो क्या है, ध्वनि है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, ना कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। अब ध्वनि संचरण के लिए जो होता है दोस्तों खास बात क्या होता है, इसके लिए जो है माध्यम का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना माध्यम का जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता। जैसे कि निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता, क्योंकि निर्वात किसी प्रकार के माध्यम नहीं है। ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा में ध्वनि गमन कर सकता है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकता। द्रव और गैस और प्लाज्मा में जो ध्वनि होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि जो ठोस में जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। यानी कि दोस्तों ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है और अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, दोनों होती है। लेकिन मुख्य रूप से जब आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनुदैर्घ्य होगा, क्योंकि सामान्यतः ये क्या देख रहे हैं आप, अधिकांश माध्यम में ये अनुदैर्घ्य के रूप में ही गमन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि जिस माध्यम में ध्वनि का जो संचरण होता है, यदि उसके कण, जो माध्यम का कण है, उसके कण जो है ध्वनि गति की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसको हम अनुदैर्घ्य करते हैं। यानी कि जिस दिशा में ध्वनि गति कर रही है उसी दिशा में यदि कण भी गति करता है तब हम कहेंगे वो अनुदैर्घ्य तरंग है। और जबकि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है दोस्तों कि जब माध्यम का जो कण है, ध्यान रखिएगा,
माध्यम का जो कण का कंपन है वो ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता है। यानी क्या हो गया कि यदि ध्वनि जो है इस तरफ से गमन कर रही है तो कंपन जो होता है वो इसके लंबवत होता है, तब हम उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सामान्य ताप और दाब पर जो होता है वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान 273 डैश करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, क्या करना है, केल्विन से जो है आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या करना है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो सेल्सियस यदि हमारे पास है, सेल्सियस है, इसको यदि केल्विन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 273 में क्या कर लीजिए आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 273 में दिए गए सेल्सियस को जब आप जोड़ दीजिएगा तब ये वैल्यू किस में बदल जाएगा, ये केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, केल्विन में। यहाँ पे क्या कर रहा है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ तो सेल्सियस बराबर सेल्सियस यानी कि केल्विन में बदलने के लिए यहाँ पे हम 273 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन केल्विन में यदि हमको यहाँ पे जो केल्विन को यदि सेल्सियस में बदलना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ताप का जो है विभिन्न प्रकार की पैमाने हैं, जैसे कि केल्विन हो गया जो कि ताप का एसआई मात्रक होता है, सेल्सियस हो गया या फिर इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट हो गया, रोमर हो गया। ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ दोस्तों जो बर्फ का गलनांक होता है, जो बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों ही बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के या फिर 273 केल्विन के बराबर होता है। जो भी पदार्थ होता है प्रायः का होता है, पदार्थ का जो गलनांक होता है वो इसको हिमांक के ही बराबर होते हैं। पानी का यदि क्वथनांक आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। केल्विन ताप को जो है सेल्सियस, यहाँ पे देख लीजिए केल्विन ताप बराबर क्या होता है, सेल्सियस ताप प्लस 273, यानी कि ये आपका किस में बदल गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये फार्मूला अच्छा है, इसी फार्मूला से आप बता सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। यानी कि यदि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसका पहचान आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों उस क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कई बार उसके रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी सही है, गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गैस का भी उत्सर्जन होता है। स्थिति बदलना, स्थिति भी बदल जाता है कि कोई ठोस है तो गैस में बदल गया, तो किसी प्रकार की स्थिति बदलता है। तो ये अर्थात दिए गए विकल्प में सारे ही विकल्प हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन को खोजना है। पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या है, तो बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन ही है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों कि जो यदि एक रूप से यानी ए से कोई यदि ये बी बनता है तो फिर से ये क्या कर सकता है, बी पदार्थ से ए बन सकता है, यानी ये अपने मूल रूप में वापस आ सकता है, उसी को हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मानव में श्वसन है ये भी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये दूध से दही बना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन की क्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, इसमें से कौन जो है कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह किसको कहते हैं। तो ऑर्थोपोडा को जो बोलते हैं दोस्तों वो जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी सी हम ऑर्थोपोडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑर्थोपोडा के बारे में जो ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। ऑर्थोपोडा का जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, दो शब्द से लिया गया, एक ऑर्थोस और एक जो ऑर्थोस का मतलब ज्वाइंट होता है यानी कि संधि यानी कि जोड़, और दूसरा पोडोस यानी कि उसका मतलब उपांग से, जिसका अर्थ होता है संधियुक्त उपांग। ये जो होता है दोस्तों ऑर्थोपोडा, ये क्या होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, ऑर्थोपोडा है, जिसको हम हिंदी में संधिपाद कहते हैं। इनके पैर आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इनका शरीर मुख्य रूप से जो होता है 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर, इस तरह से बटे होते हैं। इसकी बाहरी इसमें जो होता है दोस्तों, खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो कि क्या किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्थोपोडा का जो बाहरी हिस्सा होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो कंकाल का होता है, और वो किस चीज का बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि ये झींगा, तो ये भी आपका क्या है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। केकड़ा हो गया, तिलचट्टा, मक्खी, इस सब के ऊपर में देखिए आपका ये बाहरी कंकाल, यहाँ पे बाहरी कंकाल आपको देखने को मिलेगा।
भृंग हो गया, या फिर आपका सेंटीपीड हो गया, या फिर बिच्छू हो गया। तो ये सभी क्या है, आपका ऑर्थोपोडा ही सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको पता है कार्बन में जो फुटबॉल के आकार पे यहाँ पे बात किया गया किसके बारे में, ये फ्लोरीन के बारे में बात किया गया, जो कार्बन का नया अपरूप है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन 60। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, कई बार कर चुके हैं, फिर से करते हैं। कार्बन का संख्या C होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 हो जाएगा। कार्बन जो है एक धातु है और ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके 3 अपरूप मुख्य रूप से होते हैं, हीरा जो कि कुचालक होता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकीला दिखाई देता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, जो कि एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्या है, विद्युत का सुचालक है। फ्लोरीन यहाँ पे कार्बन का नया अपरूप है, इसको हम कार्बन 60 के रूप में भी जानते हैं। फुटबॉल वाली संरचना भी हम फ्लोरीन को ही कहते हैं। तो फ्लोरीन से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कार्बन के अपरूप से पूछे जाते हैं वो फ्लोरीन से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम जो है आपको बार बार इससे रिवाइज करवाते रहते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देख के भी आप बता सके। चलिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोलते हैं दोस्तों, वो त्वचा को कहते हैं। किसको, त्वचा। आप देख रहे हैं शरीर में पूरे जितना शरीर है सब जगह पे क्या है, त्वचा है। तो त्वचा क्या है, एक अंग है जो कि सबसे बड़ा शरीर का अंग है। ठीक है, इसी से आप ध्यान रखें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन सबसे भारी अंग आपसे पूछ ले तो यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। जबकि सबसे व्यस्त अंग आपसे पूछा जाएगा तो हृदय हो जाएगा, क्योंकि हृदय जो है हमेशा काम करते रहता है और इसको हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि काम करना बंद कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, आदमी भी बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है से क्या मतलब है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। यदि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उसकी लास्ट में यानी कि संयोजी कक्ष में जो होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। तो ये होता है संयोजी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे कि पहले ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 3 है, तो ये तो धातु का है। उसके बाद दूसरा में क्या है, 6 है, तो ये हमारा धातु नहीं है। उसके बाद तीसरा देखिए, इसमें 1 है, ये भी धातु है, इसमें भी 1 है, तो ये भी धातु है। तो हमारे पास पूछा गया कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या इसका बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। जो उभयचर होता है और अधिकांश सरीसृप होते हैं उसमें कितने कक्षीय हृदय होते हैं। आपको ये हम बता चुके हैं पिछले पिछले ही 1-2 जो पिछला था आपका, उसी में जो है ये बता चुके हैं। खैर यहाँ भी हम देख लेते हैं, जो उभयचर या सरीसृप है उसमें जो होता है 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, पहले इसको हम जरा समझ ले। देखिए हृदय कक्ष को जो होता है हम हृदय व्यास में भी कहते हैं, हृदय चैम्बर भी कहा जाता है, इसको हृदय कोष्ठ भी कहा जाता है। तो ये सारे बातें ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। मछली में जो होता है 2 व्यास में यानी कि 2 चैम्बर होता है, जबकि उभयचर जो है उसमें, जैसे उभयचर में क्या आ गए, मेढक आ गया, सरीसृप आ गया। सरीसृप में क्या आ गया, रेंगने वाला, जैसे सांप, छिपकली, ये सब। ठीक है, इसमें क्या होते हैं 3 चैम्बर हृदय पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मगरमच्छ और घड़ियाल ये भी सरीसृप ही है, लेकिन इनका हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 चैम्बर का इसका हृदय होता है। जितने भी स्तनधारी और पक्षी है, जैसे कि स्तनधारी पक्षी जितने भी हैं उसमें क्या होते हैं 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ और घड़ियाल इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जबकि सामान्यतः सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हमारे चैनल पे आप पुराने से बने हुए हैं तो आपको इससे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे नहीं छूटेगा। तो चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, माँ के बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, डीएनए का पूर्ण रूप डैश है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डीएनए का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो होता है कोशिका के, देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है, किसमें डीएनए पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो डीएनए जो है दोस्तों ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे किसमें पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। तो ये 3 जगह पे, देखिए 3 शब्द है डीएनए में,
है ना, 3 लेटर है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 जगह भी ये पाया जाता है, कहाँ कहाँ, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और इसके जो होते हैं, इसके जो श्रृंखला को, यानी कि डीएनए के श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको कहा जाता है, डीएनए की श्रृंखला को। और डीएनए के जो एक फेरे की लंबाई होती है दोस्तों, वो 34 एंगस्ट्रम होता है। और डीएनए के एक टर्म में जो होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। और इस डबल संरचना, जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड द्वितीय की संरचना है, इसकी खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। आप देखिए, यदि हमारे चैनल पे आप बने हैं, वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, तो आप रटिए, याद कीजिए या नहीं कीजिए, आपको देखते देखते रिवाइज इतना करवाएंगे कि याद होना ही होना है। क्वेश्चन देख के तो पक्का आप उसका आंसर सही सही दे पाएंगे। डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, बताइए किसका फार्मूला है, बता चुके हैं आपको। देखिए, केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो उस पर भी आप जो है जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा से केमिस्ट्री के बारे में बताए हैं, और भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ये बेंजीन का है। किसका है, बेंजीन का। तो बेंजीन हो जाएगा। चलिए, बेंजीन का यहाँ पे आप जो है संरचना भी देख सकते हैं, ये बेंजीन का संरचना भी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में किसके बराबर होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है कितना होता है। तो AMU में कितना होता है आपका, एक जो एटॉमिक मास यूनिट है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है, ध्वनि देश के कारण उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके पहले ही हम आपको अभी डिस्कशन में ध्वनि के बारे में बता रहे थे कि ध्वनि जो होता है क्या, एक कंपन है। तो कंपन के कारण क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्वनि के बारे में चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नए फैक्ट है ना, वो पुराना तो फैक्ट बताए, नया फैक्ट। तो ध्वनि जो होता है दोस्तों, वो आवृत्ति के आधार पे इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अवसरव यानी कि इंफ्रासोनिक, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, उसको हम अवसरव कहते हैं, जिसे कि हम लोग सुन नहीं सकते। ये भूकंप से पहले जो तरंग आती है वो ये अवसरव तरंग ही होती है। मनुष्य क्या होता है, इसको नहीं सुन सकता, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली जैसे जो जानवर है वो इसको सुन सकता है। दूसरा होता है वो तरंग जिसको कि हम सुन सकते हैं, जिसको हम श्रव्य तरंग कहते हैं, ऑडियोबल वेव कहते हैं। इसकी आवृत्ति जो होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति पूछा जाता है एग्जाम में कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वो श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, और इसको जो है हम लोग सुन सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और जो कुत्ता है वो 25,000 हर्ट्ज तक के, का मतलब 1000 होता है, 25,000 हर्ट्ज तक क्या करता है वो सुन सकता है। जबकि सामान्यतः 20,000 है, लेकिन 5 साल से कम बच्चा जो है वो 25,000 तक सुन सकता है। तीसरा होता है हमारा प्राश्रव्य तरंग, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसकी आवृत्ति जो होता है वो 20,000 से अधिक होती है। इसे भी हम जो है नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन हो गया, चमगादड़, कुत्ता बिल्ली इत्यादि आसानी से जो होते हैं इसको सुन लेता है। डॉल्फिन के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डॉल्फिन जो है वो 1.5 लाख हर्ट्ज तक वाली ध्वनि को जो है आसानी से वो सुन सकता है। कौन, डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो कार्य किस पे निर्भर करता है, तो बस कार्य का आप एक ये फार्मूला जो है याद रखिए, आपको याद ही होगा, हमने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी आपको इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बता रहे हैं तो वहाँ भी बताया। इसी से जो है हम इसका निष्कर्षण निकालेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा। F का मतलब बल हो गया, यानी बल पे निर्भर करता है। S का मतलब क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन में पे निर्भर करता है क्या, बिल्कुल विस्थापन पे निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण जो कि यहाँ पे cos थीटा है, तो बिल्कुल इस पे भी निर्भर करता है। प्रयुक्त बल पर, तो बल है, इसमें है क्या बल, हाँ F है फोर्स, तो बल पे भी निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पे, क्या द्रव्यमान इसमें आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये इस पे D पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहा है किस पर निर्भर करता है, तो A, B और C पे निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन आपको B मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में डर लगता था, लेकिन यदि आपने बस ये फार्मूला को समझ लिया अभी, तो फिर आने वाले जो होगा आप सारे क्वेश्चन इससे संबंधित दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ी से हम जो है कार्य की बात भी कर लेते हैं। कार्य होता क्या है, तो बल लगाकर वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा। कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जबकि कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो अर्ग होता है।
अर्घ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्घ होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है और इसका विमा mL²T-2 होता है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और ये शून्य भी हो सकता है। यदि बल आपका जो है विस्थापन के विपरीत होता है तब आपका कार्य ऋणात्मक होता है। यदि आपका बल विस्थापन के समांतर होता है तब वो कार्य धनात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन आपस में लंबवत हो तब उस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने जितने भी व्याख्या किया है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रहरों में विकसित होता है। आगामी प्रहरों में विकसित कौन होता है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या आगामी प्रहरों में कौन विकसित होते हैं, प्रांकुर होते हैं। कौन होते हैं, प्रांकुर। ठीक है, क्या होते हैं, प्रांकुर होते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है मान लीजिए ये बीज है, ये क्या है, बीज है। तो बीज के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर। जबकि बीज की जो नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जो हिस्सा जाता है उसको हम मूलांकुर, जो कि जड़ बनाता है उसको हम मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रांकुर हो गया। ऊपर वाला हिस्सा जो जड़ के ऊपर की ओर यानी कि जड़ के आगामी जो जाता है उसको प्ररोह कहते हैं, और नीचे जो गया यहाँ। तो बीज के अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह प्रांकुर में विकसित होता है और यही जो प्रांकुर है यही विकसित होकर क्या होता है, तना बनाता है। तो तना क्या होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। यह जो होता है पौधे का प्ररोह तंत्र कराता है, इनके ऊपर वाला हिस्सा तंत्र बनाता है। जड़ जो होता है पौधे का अवरोही भाग है, यानी नीचे का ये भाग है। ठीक है, ये नीचे का भाग है कंजर, जो कि क्या होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है कि लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है। तो लेंथेनम की जो परमाणु संख्या है दोस्तों वो क्या है, 57 है। जरा यहाँ पे आप जो है पीरियोडिक टेबल को समझिए। यहाँ पे आप आधुनिक पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं जिसको कि मोसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1913 में। यहाँ पे जो है आप लेंथेनियम यहाँ पे देख सकते हैं, La कितना है, 57। लेकिन यहाँ पे जो है एक आता है लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड जो होता है दोस्तों वो यहाँ से शुरू होता है, इसको छोड़ के। ठीक है, 58 से, यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से 58 से सीरियम से लेके यहाँ 71 तक होता है। उसी तरह से जो एक्टिनाइड जिसकी परमाणु संख्या 89 है, ये एक्टिनाइड ये आपका जो है एक्टिनियम यहाँ पे, इसको छोड़ के 90 से जो होता है आपका 103 तक क्या होता है आपका, ये एक्टिनाइड कहलाता है, 90 से 103 तक। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ों में इसमें बहुत सारे को कन्फ्यूजन रहता है कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेंथेनाइड क्या होगा, लेंथेनियम को छोड़ के, एक्टिनाइड क्या होगा, एक्टिनियम को छोड़ के, वहाँ से इस तरह चलता है। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का ये सेशन अपना पूरा कंप्लीट किया अच्छी तरह से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप हमें अपनी राय और फीडबैक दे सकते हैं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी सभी लोग इसका लाभ ले पाए। जो है इस दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और साथ ही जो है हमारे चैनल पे जो है इसको शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।